नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। हम लगातार 3 दिन से चर्चा कर रहे हैं एक ऐसे विषय पर जिस पर पूरे देश की नजरें हैं, दुनिया की नजरें हैं। पहलगाम में हुए आतंकी हमले को 3 दिन बीत चुके हैं। एक्शन का इंतजार है। लगातार जो प्रतिक्रियाएं हैं वो आ रही हैं। दुनिया भर से भारत को समर्थन मिल रहा है। कई देशों के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन कर रहे हैं और उनसे बात कर रहे हैं। समर्थन जुटाने की कवायद भी जारी है। दूसरी ओर एक्शन का भी इंतजार है। आज भी कई पूरे दिन हलचल रही है। दिल्ली में भी बैठकों का दौर चलता रहा है, क्योंकि जो इंडस वाटर ट्रीटी है, जो सिंधु जल समझौता है, उसको रद्द करने के बाद आगे के कदम उठाए जाने पर भी दिल्ली में टॉप लेवल पर बैठक हुई है। वहीं देश की आर्मी चीफ आज श्रीनगर में हैं, कश्मीर में हैं और वो वहां पर लगातार बैठक ले रहे हैं। दूसरी ओर आपको बता दें कि जो सेना है वो अपने अभियान में जुटी हुई है। आज लश्कर के एक टॉप कमांडर को ढेर किया गया है, लेकिन अभी बहुत कुछ होना बाकी है जिसकी प्रतीक्षा की जा रही है। चर्चा करेंगे, उससे पहले हम आपको बताएं कि ये बड़ा सवाल उठा हुआ है कि आगे क्या, और ग्राफिक के जरिए आपको दिखाते हैं कि अब तक के बाद जो ये 3 दिन बीते हैं उसमें कई सवाल जो हैं वो उठकर सामने आ रहे हैं। वो सवाल क्या कहते हैं? सवाल नंबर 1 कि पाकिस्तान ने आखिर पहलगाम अटैक का ऐसा खतरनाक दांव क्यों खेला? आखिर पाकिस्तान का आर्मी चीफ हासिल क्या करना चाहता था? तीसरा सवाल यह कि जो ब्लंडर पाकिस्तान ने कर दिया है ये उसको कितना भारी पड़ने वाला है? चौथा सवाल, क्या हमले की टाइमिंग और तरीका भी कुछ हिंट दे रहा है? पांचवा सवाल, 3 दिन बाद अभी बड़े एक्शन का हमें इंतजार है? और छठा सवाल, जो आतंकी जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया वो कहां जाकर आखिर छुप गए हैं? और कश्मीर में आर्मी चीफ की मौजूदगी के क्या संकेत माने जाएं? पीके सहगल साहब विदेश मामलों के जानकार हमारे साथ जुड़ गए हैं, और इसके अलावा हमारे साथ कर्नल संतपाल जी जो रक्षा मामलों के जानकार हैं वो जुड़ गए हैं। मेजर जनरल रणजीत सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए। आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सहगल साहब मैं आपके पास आना चाहूंगा। अभी जो वेट एंड वॉच की स्थिति है, पाकिस्तान से हर तरह की स्टेटमेंट आनी शुरू हो गई है। वहां जो पुराना राग है वो अलाप दिया गया है कि अगर ये प्रॉपर वॉर हुई तो फिर न्यूक्लियर वॉर की ओर बढ़ सकते हैं। ये बहुत सालों से वो कह रहे हैं, एक बार फिर उन्होंने कह दिया है। दूसरी ओर भारत ने आज भी बहुत सारे फॉरेन इन्वॉय को ब्रीफ किया है। इसे किस तरह की कवायद के तौर पे देखा जा रहा है? क्या अभी भारत जो सपोर्ट है, समर्थन है, उसको जुटा रहा है इंटरनेशनली? देखो, बहुत जरूरी है कि किसी भी ऑपरेशन से पहले आप इंटरनेशनल एनवायरनमेंट को शेप कीजिए। हिंदुस्तान की जबरदस्त कोशिश है कि इंटरनेशनल एनवायरनमेंट को शेप करना। आपको याद होगा 1971 की वॉर से पहले हमारी प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जो थी, उन्होंने अमेरिका भी गई थी, कई ब्रिटेन में भी गई थी, अनेकों देशों में गई थी और रशिया में भी गई थी। जब उनको अमेरिका से सपोर्ट नहीं मिला था, रशिया के साथ उन्होंने इंडो सोवियत फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन की थी, जिसके तहत रशिया ने कहा था कि एनी अटैक ऑन इंडिया विल बी कंसीडर्ड एज एन अटैक ऑन रशिया एंड रशिया इंटरवीन करेगा। उस समय सोवियत यूनियन था। उसी की बदौलत चाइना ने कोई बड़ी कार्रवाई नहीं की, क्योंकि चाइना को साफ तौर पर रशिया ने बता दिया था कि हम कार्रवाई करेंगे आपके खिलाफ। और इसी माफिक अमेरिका की जब 7th फ्लीट आई थी तो रशिया की ब्लैक सी फ्लीट ऑलरेडी उनके आगे आगे आ गई थी। उन्होंने कहा था कोई भी एक भी कुछ हमला हिंदुस्तान के खिलाफ हुआ तो हम आपकी 7th फ्लीट को सिंक कर देंगे। इसलिए बड़ा बड़ा लाजमी है कि इंटरनेशनल एनवायरनमेंट को शेप किया जाए। ये पहली बारी है जब हिंदुस्तान को पूरी दुनिया का समर्थन है। एक भी देश ऐसा नहीं है जो पाकिस्तान को समर्थन दे रहा है। मुस्लिम देश तकरीबन 65 है, सारे के सारे हिंदुस्तान को समर्थन दे रहे हैं। आज 8 मुस्लिम देश है जिन्होंने हमारे प्रधानमंत्री को अपना सबसे बड़ा नेशनल अवार्ड दिया है। उसमें से सऊदी अरेबिया भी है, ओमान भी है, कतर भी है, यूएई भी है। ये सारे के सारे 8 से 10 साल पहले बड़े समर्थक थे पाकिस्तान के, पाकिस्तान को वित्तीय सहायता वगैरह देते थे। आज ये सारे के सारे हिंदुस्तान के साथ जुड़े हुए हैं। साथ ही साथ अगर देखो, बड़े सारे प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने खुद रिंग करके प्राइम मिनिस्टर मोदी से बातचीत की और कहा जो भी आप फैसला लोगे अमेरिका आपके पीछे खड़ा है। इसी बात नेतन्याहू ने कहा है, इसी बात पुतिन ने कहा है। आज फिर जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर कैमर है उन्होंने भी इसी बात कहा है। एल्बनीज ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर ने भी यही कहा है। फिर अली खमेनी ने भी फोन करके कहा कि हम आपके साथ है। पाकिस्तान को जबरदस्त झटका लगा जब यूनस, जिनको कोर्ट कर रहे थे, भू कर रहे थे बड़े पैमाने पर, उन्होंने भी साफ तौर पे कहा ये जो पाकिस्तान ने कार्रवाई की है बड़ी निंदनीय है, इसको बहुत बड़ी तरीके से इसको कंडेम करते हैं। ये पाकिस्तान के बड़ा बड़ा झटका था। इसके अलावा
बड़े सारे इंटरनेशनल इनपुट्स आने शुरू हो गए हैं इंटरनेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी से। और हिंदुस्तान ने साफ तौर पे कह दिया है कि हम डिप्लोमेटिकली, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली पाकिस्तान को हर प्रकार से आइसोलेट करेंगे। ये जो इंडस वाटर ट्रीटी को हेल्ड इन अबेयंस किया है, इससे पाकिस्तान काफी ज्यादा घबरा गया। उन्होंने कहा इट्स नथिंग शॉर्ट ऑफ एन एक्ट ऑफ वॉर। पहली बात है कि अब अगले कई सालों तक पानी को रोक नहीं सकते, क्योंकि जो पानी को रोकने के लिए आपको बड़े डैम बनाने पड़ेंगे, बड़े कैनाल बनाने पड़ेंगे, रिवर डाइवर्जन प्रोजेक्ट्स करने पड़ेंगे, कम से कम 10 साल लग जाएंगे। लेकिन आपने अपने इरादे को जताया है। हम 1 साल से पाकिस्तान को कहते हैं ये ट्रीटी जो है ये केवल और केवल लोअर राइपेरियन स्टेट के फेवर में है, ना कि अपर राइपेरियन स्टेट। जब ये ट्रीटी साइन हुई थी उस समय 1954 से 60 डिस्कशन हुई थी, उस समय अमेरिका का साथ था पाकिस्तान को, ब्रिटेन का साथ था पाकिस्तान को, यूएन का हिंदुस्तान के ऊपर बड़ा दबाव डाला गया। सिर्फ जो ईस्टर्न रिवर्स है उनमें केवल 35 मिलियन एकड़ फीट पानी है, वो हिंदुस्तान को दिया गया और कहा कि 80% हिंदुस्तान इस्तेमाल करेगा, 20% पाकिस्तान के पास जाएगा। उसमें भी पूरा पानी हम रोक नहीं सके, जो 20% रोकना चाहिए था वो भी हम नहीं रोक पाया। अभी भी तकरीबन 5 मिलियन हेक्टेयर पानी पाकिस्तान में जाता है, और जो वेस्टर्न रिवर्स है उनमें 135 मिलियन एकड़ फीट पानी है, मतलब बहुत ज्यादा, ऑलमोस्ट 3 टाइम से भी ज्यादा। हमारे यहाँ पॉपुलेशन ज्यादा है, हमारे यहाँ सिंचाई की आवश्यकता ज्यादा है, डेमोग्राफी हमारे फेवर में है, लेकिन पानी हम ज्यादा पाकिस्तान को दे रहे हैं। पाकिस्तान की 80% एग्रीकल्चर इसी के ऊपर डिपेंडेंट है, उसकी जीडीपी इसी के ऊपर डिपेंडेंट है, फार्मर्स इसी के ऊपर डिपेंडेंट है, क्रॉप प्रोडक्शन इसके ऊपर। इसलिए पाकिस्तान काफी ज्यादा भुगतना गया है। साथ ही साथ हिंदुस्तान ने पॉलिटिकली उसको और डिप्लोमेटिकली आइसोलेट करना शुरू किया। आईएमएफ के पास गए हैं, वर्ल्ड बैंक के पास में गए हैं, एफएटीएफ के पास में, कि पाकिस्तान को दोबारा ग्रे लिस्ट में शामिल किया जाए। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक जो है लोन देना बंद करे, अमेरिकन जो है हर प्रकार से सैंक्शन लगाए। अमेरिका ने $300 मिलियन की ग्रांट दे रहे थे उनको F-16 फ्लीट को रिफर्बिश करने के लिए, उसमें रोक लगा दी जाए। यूरोपियन यूनियन किसी प्रकार से उनकी सहायता न करे, वित्तीय सहायता। अरब देश जो है, मुस्लिम देश, उनकी सहायता न करे। साथ ही साथ हमारे रक्षा मंत्री ने कहा है हम बड़ी रिटेलिएशन करेंगे, इसमें किसी प्रकार का कोई शक नहीं होना चाहिए। और ये जो है, जो हमने बालाकोट में किया था, जो सर्जिकल स्ट्राइक वही के बाद उससे भी ज्यादा घातक होगी, उससे भी ज्यादा पनिशिंग होगी। ठीक है सहगल साहब, साथ ही साथ जी मैं आपके पास लौटता हूं जरा जल्दी से, और मेहमान एक बार उनका रुख करते हैं, फिर आपके पास आता हूं। कर्नल सतपाल के पास चलते हैं, फिर रंजीत जी के पास आऊंगा। कर्नल सतपाल, मेरे एक बड़ा सवाल जो है वो अक्सर इस समय चर्चा में है, वो ये कि जिन टेररिस्टों ने पहलगाम में इस घटना को अंजाम दिया था, वो क्या वापस एलओसी पार करके लौट गए होंगे, या उनका हाइड आउट है? मतलब क्या, क्योंकि वो बहुत दूर है एलओसी पहलगाम से, तो क्या वो लौट गए होंगे, इसकी आशंका है? क्योंकि अभी तक उन तक सुरक्षा बल पहुंच नहीं पाए हैं जिन्होंने वो नरसंहार किया था। जी देखिए, एलओसी को इतना जल्दी क्रॉस नहीं कर सकते जी। उन्होंने यहाँ ऑपरेशन किया है, लॉजिस्टिक स्पोर्ट्स, और उनको जो गाइड्स जो उनको रास्ता बताते हैं, जो वहां से आते हैं आतंकी पार है, उसमें लोकल्स भी थे। वो या तो जंगल में छिपे होंगे, या फिर जैसे अभी जो भी गांव है वहां पे जो भी है वो वहां पे छिपे होंगे, नंबर 1। तो ये सर्च ऑपरेशन जारी है, और स्केच भी दिए हैं, और वहां पे इंटेंसिव कॉम्बिंग ऑपरेशन हो रहा है, एक एक जगह को देख रहे हैं, और वहां पे उनको जो है शीघ्र पकड़ा जाएगा और उनको खात्मा किया जाएगा, नंबर 1। और जैसे आपने कहा कि पहले जो बताया था कि मिलिट्री ऑप्शंस क्या है, हमारे पास 3 मिलिट्री ऑप्शन है जी। एक तो एयर स्ट्राइक है, दूसरा सर्जिकल स्ट्राइक है, और तीसरा रेड्स अक्रॉस द एलओसी। उनके जो वैल्यूएबल टारगेट्स हैं, सेंसिटिव टारगेट्स हैं, उसके द्वारा हम उसको ध्वस्त कर सकते हैं। और डिप्लोमेटिक में जो है उसको पाकिस्तान को आइसोलेट करना इंटरनेशनल मंच के ऊपर, और रिस्ट्रिक्शन जो है उसको जो है सैंक्शंस लगवाना, उसके द्वारा भी हम उसको खत्म कर सकते हैं। तीसरा साइबर वॉरफेयर, उसका जो डेटा है और जो उसके जितने भी क्रिटिकल वेबसाइट्स हैं, ये साइबर वॉरफेयर करके हम उसको अलग उसको नुकसान पहुंचा सकते हैं। और भी मेजर्स है, प्रोपेगेंडा जो सोशल मीडिया पे है,
या हम उसको साइकोलॉजिकली जो बलूचिस्तान में है, हम उसको सपोर्ट कर सकते हैं, उनकी माइनॉरिटीज को सपोर्ट कर सकते हैं, इंटरनेशनल लेवल पे कर सकते हैं, खैबर पख्तूनख्वा को भी हम सपोर्ट कर सकते हैं, और उनका डिप्लोमेटिकल मिशन भी जो हम इंडिया में खोल सकते हैं, हम डायरेक्ट उनको सपोर्ट कर सकते हैं। तो ये मेजर्स हैं जो पाकिस्तान को हम आर्थिक रूप से भी खत्म कर सकते हैं, जैसे मोस्ट फेवर्ड नेशंस है उसका खत्म करना, और उसके अलावा जितने भी व्यापार हैं, ह्यूमन राइट एक्टिविटीज के द्वारा भी उसको प्रेशर करके उसको आतंकी देश घोषित करके भी हम यूएन में कर सकते हैं। जी जी। लेकिन सर जो आप कह रहे हैं उससे ये जो साइबर वॉरफेयर या एमएफएन तो चलिए पहले खत्म हो गया, या जो एम्बेसी की बात हो रही है, हाई कमीशन की बात हो रही है, देश का जो भाव है वो रिवेंज का भाव है, प्रतिशोध की ज्वाला में हर कोई जल रहा है, वो इन सबसे संतुष्ट होने वाला नहीं है। जी देखिए, आज हम मिलिट्री ऑप्शंस जो है वो 2-3 तरह से लॉन्च किया जाता है। एक तो मल्टीपल फ्रंट्स में जी, हिट हार्ड, लेकिन अकेला मिलिट्री ऑप्शन ही कामयाब नहीं करेगा जी। इसके लिए जो डिप्लोमेटिक है, इकोनॉमिकल है, प्रेशर है जो है, वो इसके साथ में जाएगा जब ज्यादा इफेक्टिव होगा। मिलिट्री ऑप्शन जो है, जैसे मैंने आपको बताया, हम जिसके जो सेंसिटिव टारगेट्स हैं उसमें हमको करना है, हमें सिविलियन कैजुअलिटी नहीं पहुंचानी है, हम उसके ध्वस्त करेंगे, जो उसके जो लॉन्च पैड्स हैं उनको ध्वस्त करना है, आतंकी कैंप्स हैं जहां ट्रेनिंग हो रही है, और उसके अलावा जो की एसोसिएशन है, जो इसके जो बड़े बड़े जो आका हैं उनको खत्म करना है, खात्मा करना है। तो जैसे ओसामा बिन लादेन को खत्म किया था, हाफिज सईद जैसे का जो चीफ है मंसूर, इनको खत्म करना जो है एम है, जिससे लोगों में एक शांति आएगी। हमें आतंकवाद को खत्म करना है, ठीक, और ये आतंक के जो मैंने आपको बताए हैं ये तरीके हैं जी, इसके द्वारा हम कर सकते हैं। राइट। मैं आपके पास लौटता हूं सर, रंजीत जी के पास चलते हैं एक बार। सर ये एक सवाल है जहन में, वहाँ हम जो पाकिस्तानी मीडिया को भी वॉच कर रहे हैं, वहाँ से पता लग रहा है कि जी बॉर्डर पे बिल्डअप हो रहा है, बहुत ज़बरदस्त तरीके से जो फोर्स का मूवमेंट है वो दिखाई दे रहा है। हालांकि कुछ स्टेटमेंट भी ऐसे आ रहे हैं जैसे कुछ बौखला गए हों, जब वो कह रहे हैं कि न्यूक्लियर वॉर हो जाएगा और ऐसे, लेकिन बिल्डअप बढ़ रहा है। पूरी पूरी रात जो है प्लेन आसमान में जेट उड़ रहे हैं। ये क्या पाकिस्तान मुकम्मल तैयारी कर रहा है? उसे मालूम है कि इंडिया का अटैक होगा, और वो जिस तरह की तैयारी कर रहा है उसे आप कैसे देखते हैं? अरुण जी अगेन बहुत बहुत धन्यवाद जी। देखिए, सबसे पहले जो अटैक करने वाला है वो तैयारी दिखाएगा नहीं। आपने चाइना को भी देखा होगा, बीच में जो कभी टैंक दिखाएगा, ईरान दिखाएगा। रशिया ने जब अटैक किया 3 साल हो गए, छोटी सी बात के ऊपर सिर्फ यूक्रेन ने कहा था कि मैं नाटो ज्वाइन करूंगा। इजराइल ने हमस, इंटेलिजेंस फेलियर था, हमारा भी फेलियर है, देयर इज नो डाउट इन, बट अकेली मैं अपने साथियों से थोड़ा डिफर करूंगा, अकेले साइबर वॉर, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, मिलिटरीली पाकिस्तान स्टैंड्स नोवेयर। आज पाकिस्तान को लेसन सिखाना होगा, हो सकता है उसमें हमारा भी थोड़ा डैमेज हो। इंडिया और पाकिस्तान की आर्मी, नेवी, एयरफोर्स का कोई कंपैरिजन नहीं है। वर्ल्ड लेवल के ऊपर आज इंडिया की जो इमेज है, पाकिस्तान स्टैंड्स नोवेयर। जैसे साइकिल ने बताया, कोई पाकिस्तान के साथ नहीं है। G20 हो, आसियान हो, यूएनओ में हो, हम क्वाड के मेंबर हैं, हमारा पूरा इतना इमेज बढ़िया है देश का, हमने उसकी पब्लिसिटी बिल्कुल ठीक कर रखी है। पाकिस्तान की आर्मी मूव कर रही है, टैंक मूव करते दिखा रहे, ये सब ड्रामा है। उनके पास ना वेपन है, ना उनके पास एम्युनिशन है, ना उनके पास डीजल है, सो देयरफॉर भूखे मर रहे हैं। कोई पाकिस्तानी आर्मी चीफ कभी पाकिस्तान में रहा है? दे आर द करप्ट ऑर्गेनाइजेशन, इनफैक्ट रोग स्टेट है, आई एम टेलिंग यू। बट टुडे डेफिनेटली टाइम आ गया है उनको एक लेसन सिखाने का। जी वरुण जी। जी, मैं आपके पास लौटता हूँ, एक बार सहगल साहब के पास चलते हैं। सहगल साहब, ये जो हुआ, मतलब एक ऐसी कंट्री जिसपे इकोनॉमिक बैंकरप्सी की स्थिति बनी हुई है, पॉलिटिकल राजनीतिक अस्थिरता वहां पर दिखाई दे रही है, और दुनिया से संबंध जग जाहिर है किस तरह के हो चले हैं, एक प्रेशर उस पर है, उस पर प्रेशर बलूचिस्तान से, अफगानिस्तान से, ईरान तक से उसकी स्थिति जो है वो सबको दिखती है। इन सब के बाद इतना बड़ा ब्लंडर कर देने की हिम्मत, इसके पीछे क्या सोच रही होगी?
उनको हिम्मत तो उनको दिखानी पड़ेगी, क्योंकि इस समय जो उनके आर्मी चीफ है कम्प्लीटली बैकफुट पर है। पुराने 3 से 4 आर्मी चीफ ने साफ तौर पर सरकार को कहा है कि इनको चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के पद से हटाया जाए, ये काबिल नहीं है। इनकी वजह से आर्मी का मोरल और मोटिवेशन गिर चुका है। वहाँ के आर्मी में वर्टिकल डिवाइड हो चुका है। वहाँ के आर्मी के ऑफिसर जो है वो बलूचिस्तान में पोस्ट नहीं होना चाहते, पख्तूनख्वा में जाने के लिए मना कर रहे हैं। तो साफ तौर पे जानते हैं कि उनकी बकाया जिंदगी कुछ ही दिन रह जाती है जब वहाँ उनके पोस्ट होती है। तो एक किस्म से बगावत का माहौल है वहाँ पर, बट वर्टिकल डिवाइड है। साथ ही साथ बड़ा लाजमी था कि जिस वक्त बीएलए अटैक कर रहा है, तरीके तालिबान पाकिस्तान अटैक कर रहा है, उनकी फौज का मोरल और मोटिवेशन गिर रहा है। एक किस्म से हिंदुस्तान के खिलाफ कार्रवाई उन्होंने की जम्मू कश्मीर में अटेंशन को डाइवर्ट करने के लिए। हर बारी जब पाकिस्तान के अंदर कोई इंटरनल बड़ी प्रॉब्लम होती है, अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए कश्मीर की तरफ, हिंदुस्तान की तरफ कार्रवाई करते हैं। साथ ही साथ दूसरा, जिस माफिक कश्मीर में तरक्की हो रही थी, जिस माफिक उन्नति आ रही थी, जिस माफिक पर्यटक वहां आ रहे थे बहुत बड़े पैमाने पर, वो पाकिस्तान को चुभ रहा था। उनको साफ तौर पर नजर आता है इट इज नाउ और नेवर। पहले 1 मिलियन लोग आते थे आर्टिकल 370 से पहले, फिर पिछले साल 2.5 मिलियन आए। इस साल अंदेशा था 3.54 मिलियन तो करोड़ लोग आ सकते हैं। तो पाकिस्तान काफी से घबराया हुआ था। कुछ ही दिन पहले बड़ा भड़काऊ भाषण दिया था मौलाना की तरफ जैसे मुनीर खान ने, जिसमें उन्होंने साफ कहा कि कश्मीर पाकिस्तान की जगुलर वेन है। उन्होंने कहा कि उसको आजाद करने के लिए हम हर प्रकार से कश्मीर की सहायता करेंगे। वो ये भूल गए कि कश्मीरी तो आज जो हिंदुस्तान का हिस्सा बिल्कुल आजाद है, उनमें उनके पास उतनी आजादी है जितनी एनी अदर इंडिविजुअल इन द कंट्री। और आजादी तो पीओके के लोग मांग रहे हैं, पाकिस्तान के इलीगल ऑक्यूपेशन। वहां बार बार नारेबाजी होती है, बार बार डेमोन्स्ट्रेशन होती है कि वो हिंदुस्तान में मिलना चाहते हैं। फिर उनका जो इस समय इकोनॉमिक सिचुएशन है बहुत ही बदतर है, पॉलिटिकल सिचुएशन बहुत ही बदतर है, सिक्योरिटी सिचुएशन बहुत ही बदतर है। ऐसे में पाकिस्तान की आर्मी अंडर इंक्रीजिंग प्रेशर आ रही है। लोग सब समझना शुरू हो गए कि उनकी बेरोजगारी का कारण, उनकी लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर का कारण, लैक ऑफ एजुकेशन, लैक ऑफ हेल्थ केयर का कारण केवल और केवल उनकी पाकिस्तान की आर्मी है। वही उनकी मुसीबत की जड़ है, क्योंकि 60% पूरा जो उनका रेवेन्यू है वो पाकिस्तान की आर्मी चुरा लेती है और उसका इस्तेमाल करती है आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए। आज पूरी दुनिया जान गई है, पहचान गई है कि पाकिस्तानी आतंकवाद का जड़ है, पाकिस्तानी आतंकवाद का जड़ है। और हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने साफ तौर पे कहा है कि जिन्होंने ये कार्रवाई की है उनका और उनके आकाश को और उनके पीछे जिन्होंने प्लानिंग और एग्जीक्यूशन में मदद की है, वो दुनिया में कहीं भी छुप जाए हम उनको नहीं छोड़ेंगे, हम उनको हर प्रकार से बर्बाद करेंगे और ऐसा सबक सिखाएंगे जिसका उनको अंदाजा भी नहीं था। और इसी को देखकर पाकिस्तान बहुत जबरदस्त घबरा गया है। अगर आपको याद होगा, उरी से पहले जब हमारे प्रधानमंत्री ने स्टेटमेंट की थी हम बदला तो जरूर लेंगे, पाकिस्तान की आर्मी नेवी एयरफोर्स तो वॉर अलर्ट पर थी। फिर बालाकोट से पहले उस समय हमारे प्रधानमंत्री के केरला में थे, उन्होंने एक रैली में कहा कि अगले कुछ दिनों में एट आवर प्लेस एंड टाइमिंग ऑन चूजिंग हम कुछ बड़ी कार्रवाई करेंगे। तभी भी पाकिस्तान फुल वॉर अलर्ट पर था। अभी भी पाकिस्तान साफ तौर पर जानता है, रक्षा मंत्री ने कहा रिटेलिएशन होगा और इस बार ये पनिशमेंट उसको उतनी देंगे जितनी लाजमी है। राइट। और हमारी कोशिश है कि आतंकवाद को हर प्रकार से खत्म किया जाए। जी, मैं दुनिया का सपोर्ट है। पहली बार है कि हिंदुस्तान की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज सरकार के पीछे खड़ी है, कश्मीर की तमाम पॉलिटिकल पार्टी सरकार के पीछे खड़ी है, कश्मीर का तमाम अवाम हिंदुस्तान के साथ खड़ा है। उनको सबको गुस्सा है, सब कुछ चाहते हैं कि सरकार कुछ बड़ी कार्रवाई करे। इसी को निगाह में रखते हुए पाकिस्तान जबरदस्त बुखला गया है। हमारे पास अनेकों विकल्प है, अनेकों ऑप्शंस है, लेकिन इस समय डिसीजन ली जाएगी पाकिस्तान के हार्टलैंड को अटैक करने के लिए। जब हमने उरी की स्ट्राइक की पीओके में की, जब हमने बालाकोट स्ट्राइक की तो पख्तूनख्वा में की। बहुत लाजमी है कि पाकिस्तान का हार्टलैंड जो पंजाब है, जिसके खिलाफ सिंध भी है, जिसके खिलाफ बलूचिस्तान भी है, जिसके खिलाफ पीओके भी है, जिसके खिलाफ पख्तूनख्वा भी है, हम उसके हार्टलैंड में अटैक करें। हम उनके टेररिस्ट ट्रेनिंग कैंप से लॉन्च पैड्स के ऊपर अटैक करेंगे तो स्टूपिडिटी होगी, क्योंकि पाकिस्तान ने हर 12 से 24 घंटे उनकी लोकेशन को चेंज कर रहा है। ठीक, आप जिस लोकेशन के बारे में जानते हो वहां हिट करोगे तो देर भी थे नहीं, वहां कोई नहीं अभी जी। उनको हटा दिया गया है। वो सक्सेसफुल हो सकता था अगर शुरू में एकदम से उनके ऊपर अटैक कर दिया। अभी दे आर नॉट देयर। ठीक, और हमारे साथ में ये भी कोशिश, हमने ये भी कह दिया कि हम उनकी नेवी के ऊपर भी अरेबियन सी में कार्रवाई कर सकते हैं जी।
उनकी एयर एसेट्स के ऊपर भी कर सकते हैं, उनकी आर्मी के ऊपर भी कर सकते हैं। हमारे पास अनेकों विकल्प है। बिना बॉर्डर क्रॉस किए हम पाकिस्तान के अंदर किसी भी टारगेट को 400-450 किलोमीटर पर डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। जी राफेल के पास स्काल्प मिसाइल है जिसकी रेंज अप टू 500 किलोमीटर है। जी सहगल बिना साहब, बॉर्डर मैं आता हूँ आपके पास जरा, और बयानों के पास चलते हैं। कर्नल सतपाल, मेरा एक सवाल आपसे है। जी सतपाल साहब, सुन पा रहे हैं मुझे? ठीक 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 8-10 मिनट। जी रंजीत जी, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि अब ये जब हम बात कर रहे हैं, फौज में एक सरप्राइज एलिमेंट होता है। पाकिस्तान उम्मीद नहीं कर रहा था कि हम एलओसी क्रॉस करके और लॉन्च पैड तबाह करके वापस लौट जाएंगे। वो कभी नहीं सोच सकता था कि हम मतलब एयर स्ट्राइक करेंगे। तो तैयारी पाकिस्तान आसमान जमीन जल हर जगह कर रहा है, लेकिन हम सरप्राइज करने के लिए तैयार हैं, ऐसा दिख रहा है। वरुण जी बिल्कुल सरप्राइज होगा। कभी उसने बालाकोट का सरप्राइज नहीं किया था, और इस बार हो सकता है नेवी के द्वारा कुछ हो, तो दैट वी कांट से, और हमने उसको डिस्कस करना भी नहीं चाहिए। पाकिस्तान जो टैंक मूव कर रहा है, अपनी तोपे मूव कर रहा है, ये सब ड्रामा है, बट डेफिनेटली इंडिया विल हिट हार्ड, इसमें तो कोई दो राय नहीं। वरुण जी, आपने एक सवाल पूछा था पहले कि ये क्यों किया उसने, मैं उसमें ऐड करना चाहूंगा 2-3 बातें। देखिए, इंडिया की इमेज जो बढ़ रही है वर्ल्ड के अंदर, इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर बाहर जाते हैं मुस्लिम कंट्रीज में, हाउ मेनी कंट्रीज ने उनको अवार्ड दिया है। जे के बहुत टेररिस्ट जो टूरिस्ट है वो बहुत ज्यादा आ रहे हैं जे के अंदर, रिकॉर्ड हाईएस्ट टूरिज्म है। और अभी जो मौका था उसमें इंटेलिजेंस ऑफिसर थे, एक नेवल ऑफिसर था, और लोकल सपोर्ट ने किसी ने इंटेलिजेंस उनको दिया है। कुछ लोकल हमारे अंदर है जो देश को होगा। तो कुछ टाइम पहले जनरल रावत ने भी कहा था हमारे पास डेढ़ एनिमी है, आधा एनिमी देश के अंदर है। तो इसलिए वो जो इंटेलिजेंस फेलियर वो उनकी वजह से हुआ, तो वहां पर भी ये बहुत इंपॉर्टेंट था। और एक आपने कहा था जो हमारा एग्रीमेंट हुआ है, हमने शाहपुर कांडी डैम कंप्लीट कर लिया है, पानी डाइवर्ट करने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। 2 हमारे डैम किशनगंगा और रेटल जो चिनाब और झेलम पर बन रहे हैं, ये जल्दी स्पीड से हो जाए, पानी पूरा ब्लॉक हो जाएगा। तो इसलिए पाकिस्तान को लेसन देना बहुत जरूरी है। इकोनॉमिकली, एग्रीकल्चरली पाकिस्तान तबाह हो जाएगा, रोग स्टेट वैसे ही है। और बाकी डेफिनेटली इंडिया विल हिट हार्ड, ये मेरा अपना मानना है। वरुण जी ठीक है, आप कह रहे हैं इंडिया विल हिट हार्ड। कर्नल सतपाल, एक सवाल मेरा ये था आपसे कि जब हम ये सिचुएशन देख रहे हैं, अभी बात हो रही थी कि वो आसिम मुनीर, जिन्हें पाकिस्तान में मौलाना मुनीर कहा जाता है, उन्होंने बड़ी लो लेवल की एक स्पीच दी, एक जनरल के कद का आदमी जिस तरह की स्पीच दे रहा था, उसके बाद ये इतना बड़ा घटनाक्रम हो गया। पीछे का मकसद क्या है? अपनी एग्जिस्टेंस बनाए रखना, कश्मीर के मुद्दे को फिर उठाना, या पाकिस्तान की पब्लिक को, आवाम को यह महसूस कराना कि आपको फौज की जरूरत है? मतलब क्या सोच के ब्लंडर किया गया होगा? जी देखिए, आज पाकिस्तान आर्मी की स्थिति बहुत खराब है। पहले उनके जो इंटरनली जनरल्स हैं उनमें एक बहुत बड़ा डिवाइड है। आपने पीछे टाइम में देखा होगा, लाहौर के अंदर जिन्ना हाउस जो जलाया गया था, कोर कमांडर का घर था, जनरल साहब बैठे हुए हैं, बहुत सीनियर ऑफिसर हैं। आज किसी की देश में हिम्मत नहीं है कि आर्मी के किसी जनरल का घर जला दें। अगर कोर कमांडर का घर जला है तो पूरी आर्मी की बेस, तो उनका अंदर एक डिवाइड है। नंबर 2, आज आप उनका डैमेज देखिए, कैजुअलिटी रेट देखिए, अनट्रेन्ड, अनप्रोफेशनल बलूचिस्तान के अंदर जो उनकी कोई भी उनका सक्सेसफुल नहीं हो रहा है। तो वहां पे उनकी आर्मी का मोराल है बहुत ही डाउन है और कैजुअलिटीज हो रहे हैं। अफगानिस्तान के अंदर भी देखिए, बॉर्डर जो है अफगानिस्तान और पाक का जो डूरेंट लाइन है, उसके अंदर भी आप इनका कैजुअलिटी रेट देखिए। आज पाकिस्तान आर्मी का मोराल बहुत डाउन है और इक्विपमेंट वाइज भी उनका इक्विपमेंट 50% ऑफ रोड है। उन्होंने कोई इफेक्टिव ट्रेनिंग नहीं हो रही, कोई उनका वेपन है इक्विपमेंट नहीं है, मोराल बहुत डाउन है। इसका अस्तित्व बनाने के लिए जो जनरल आसिम मुनीर ने जो स्पीच दी है, वो एक जनरल की स्पीच नहीं है, एक मौलवी और मौलाना की है, जो कि धर्म का उन्होंने जो
मिसयूज किया है। एक अच्छा रिलीजन कभी नहीं सिखाता कि दूसरे को बराबर इज्जत देना और उनको जो है उसके अंदर जो है एक अच्छे मॉरल वैल्यूज, नैतिक उसको नैतिकता को धर्म सिखाता है और एक त्याग, तपस्या और मानवता को, दयालु को करना का भाव देता है। तो ये जब वो बोलते हैं जनाब वसीम कि हम कुचल देंगे 1500 टेररिस्ट को या मिलिटेंट को उनके बलूचिस्तान में, ये बहुत कम है। तो आप मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं जन साहब को, जन साहब आपकी कैजुअलिटी का रेट क्या है? आप एक प्रोफेशनल आर्मी है। नंबर 2, वो कहते हैं कश्मीर हमारी वेन है, वो डाइवर्ट माइंड करना है। पीओके के अंदर भी लोग खुश नहीं है। पीओके के अंदर भी आपने कुछ समय पहले देखा होगा, पीओके के लोगों ने कहा था कि हम इंडिया के साथ मिल जाए। तो आर्मी का जो वहां पे कोई वजूद नहीं रहा। जी कर्नल साहब, मैं लौटता हूँ आपके पास, थोड़ा सा नेटवर्क का इशू हुआ है। पीके सहगल साहब के पास एक बार फिर चल रहे हैं। सहगल साहब, ये पाकिस्तान के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं वो एक ब्रिटिश चैनल को इंटरव्यू दे रहे थे और जब एंकर ने उन्हें कन्फ्रंट किया कि आप लोग टेररिस्टों को फंडिंग करते रहे हैं या ट्रेंड करते रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि हाँ, हम ये गंदा काम वेस्ट वालों के कहने पर 30 साल तक करते रहे। ये तो वो ओपन मान रहे हैं। एब्सोल्युटली टोटली पाकिस्तान इज टोटली ऑन द बैक फुट। उनके डिफेंस मिनिस्टर, लेकिन पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई कहेंगे तो सिविलियन है, उनके पास कुछ मालूम ही नहीं है। तो डिफेंस मिनिस्टर तो वास्तव में सिविलियन एस्टेब्लिशमेंट के मंत्री है। उन्होंने साफ तौर पे कबूल किया है कि पाकिस्तान भी इसी मामले की कार्रवाई कर रहा है। लेकिन अभी उनके जो पत्रकार हैं, जर्नलिस्ट है, वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि वो अफगानिस्तान के बारे में कह रहे थे कि अफगानिस्तान के अंदर जो तालिबान सरकार को सपोर्ट कर रहे थे वो अमेरिका के कहने पर किया गया। बट दैट इज नाउ नहीं, अब उसमें कोई सफाई हो नहीं सकती, वो तो उन्होंने सच्चाई बता दी। एक किस्म से वॉर फाइटिंग है, एक किस्म से अपने आप को प्रोटेक्ट करने की बात है। लेकिन उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि पाकिस्तान इस माफी की कार्रवाई करता रहा है और अभी भी कर रहा है, और इस माफी की कार्रवाई जो के लिए पाकिस्तान के लिए भारी पड़ सकती है, उन्होंने साफ तौर पे कबूल किया है। और अब जो टाइमिंग चुना है पाकिस्तान ने, उसका उस समय हमारे प्रधानमंत्री सऊदी अरेबिया में थे, जेडी वांस इधर थे। पाकिस्तान की कोशिश थी कि मैक्सिमम इंटरनेशनल मीडिया अटेंशन उनको मिले। वो इंटरनेशनल मीडिया अटेंशन तो उनको मिला है, लेकिन उसका नतीजा क्या हुआ है? सारी दुनिया जो है साफ तौर पर उनको कंडेम कर रही है। सारी दुनिया का मीडिया जो देख रहा था वो हिंदुस्तान को सपोर्ट कर रहा है, और इसका भी उल्टा रिजल्ट मिला है। ये तो पाकिस्तान की जी सहगल साहब, उनसे एंकर ने लश्कर तैयबा के बारे में पूछा, उन्होंने बोला वो तो बहुत पुराना हो गया, उसका तो कोई अस्तित्व ही नहीं बचा है अब। मतलब ऐसा लग रहा था कि लश्कर का प्रवक्ता बात कर रहा हो। बिल्कुल सही कह रहे हो। लश्कर तैयबा जो है वो बहुत सालों से पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, लेकिन अभी भी सबसे ज्यादा इफेक्टिव, सबसे ज्यादा डेंजरस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो पाकिस्तान में है वो लश्कर तैयबा है, हिजबुल मुजाहिदीन है और जैश-ए मोहम्मद है। और इन तीनों के आकाश जो है अभी भी मौजूद है, फ्रीली घूमते हैं। और हिंदुस्तान ने साफ तौर पे कहा है कि इन आकाश को हम खत्म करेंगे, इंक्लूडिंग दाऊद इब्राहिम। और पाकिस्तान ने जो लेटेस्ट इनपुट्स है, पाकिस्तान ने इनको सब कुछ छुपा लिया है, इनकी सबकी लोकेशन खत्म कर दी है। लेकिन इंटरनेशनल इनपुट्स हिंदुस्तान के पास आ रहे हैं, इजराइल के माध्यम से, अमेरिका के माध्यम से, फ्रांस के माध्यम से। हमारे हर एक कोर के प्लान्स हैं, प्लान ए बी सी डी, जिनकी रिहर्सल भी की जाती है। लेकिन हमला करने से पहले एक कंफर्मेटरी रिकॉनेसेंस की जाएगी, ये यकीन करने के लिए कि वास्तव में जिस टारगेट को हिट करना चाहते हो वहां है या नहीं है, ताकि ये ना हो कि हम थिन एयर को हिट करें जी। और ये बड़ा लाजमी है, और इसी की आवश्यकता है। साथ ही साथ हमको पक्का यकीन है कि देयर बाउंड टू बी अ रिटेलिएशन फ्रॉम पाकिस्तान। अगर पिछली बार का याद होगा तो बालाकोट के बाद में उन्होंने 2 जगह पे हवाई हमला करने की कोशिश की। बीकानेर के सेक्टर में 20 हवाई जहाज उनके आने थे, लेकिन उन्होंने देखा कि हिंदुस्तान की एयरफोर्स ऑलरेडी तैनात थी, रेडी वेटिंग फॉर देम, तो बॉर्डर नहीं क्रॉस किया, पहले ही भाग गए। लेकिन उन्होंने एक इन्फेंट्री वेट के ऊपर हमला करने की कोशिश की अखनूर सेक्टर के अंदर, जिसमें उनका F-16 अभिनंदन ने मार गिराया। पाकिस्तान की तरफ से रिटेलिएशन तो होगी, इसी को निगाह में रखते हुए पहले हमको अपनी तैयारी हर प्रकार से करनी है। एयर डिफेंस को डिप्लॉय करना है, पूरे आर्मी, एयरफोर्स, नेवी को अलर्ट पे करना है, ताकि हर समय हम तैयार जैसे उसको कुछ ना खड़ा पाए जी।
रंजीत जी, अब एक सवाल मेरा आपसे ये है कि इंडियन आर्मी चीफ की प्रेजेंस कश्मीर में होना, ये क्या क्या इंडिकेशन है, क्या संकेत है? ये देखिए, हर आर्मी लेवल पे पहले जीओसी, फिर आर्मी कमांडर, फिर चीफ, और खासकर से बड़े लेवल के ऊपर कोई भी प्लानिंग की जाती है तो जनरली आर्मी चीफ जाते हैं उस इलाके में मोराल बूस्ट करने के लिए, जवानों का, यंग ऑफिसर्स का, जिन्होंने एक्चुअल में बैटल में भाग लेना है, उससे मोराल बूस्टिंग होती है। पिछली बार याद होगा, अगर आपको, प्राइम मिनिस्टर ले में गए थे और जवानों को एड्रेस किया था, तो आर्मी चीफ का वहां होना इटसेल्फ बहुत बड़ी बात है। और ये नहीं कि वो जाके अटैक का ऑर्डर देंगे, प्लानिंग की होगी, आर्मी कमांडर वगैरह से बात किया होगा, और जो ऑपरेशंस प्लान किए हैं वो टॉप सीक्रेट है। लेकिन ये पर्पस वैसे ही जाकर के चाय पी के नहीं आएंगे आर्मी चीफ। डेफिनेटली कोई फिक्स प्लानिंग हुई है, और उसके बाद टाइम इज मैटर ऑफ टाइम, कितने टाइम के बाद होगा, लेकिन होगा जरूर। वरुण जी ठीक है। संतपाल जी, एक सवाल आपसे, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर की सिचुएशन में अभी हम कहां खड़े हैं पाकिस्तान के मुकाबले? देखिए, जो वॉर जो है, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है, उसका जो है, हम सोशल मीडिया पे आप ये देखें या साइकोलॉजिकल वॉरफेयर में देखें कि जो आज आप देखें कि जो पाकिस्तान है वो आइसोलेट है। वर्ल्ड के जितने डिप्लोमेट्स हैं उन्होंने हमारी बात सुनी है। आप अमेरिका, रशिया, फ्रांस, यूके, इटली, ये लोग हमारे सभी साथ हैं, और इससे साइकोलॉजिकल बिल्डअप हुआ है। और वॉर का जो वॉरफेयर है वो किसी भी वॉर के लिए साइकोलॉजिकल वॉरफेयर बहुत बड़ा टूल है। आज जो सोशल मीडिया है उसके द्वारा जो आप 21st सेंचुरी का ये वॉरफेयर है 21st सेंचुरी के अंदर, तो ये एक बहुत बड़ा है। सोशल मीडिया प्लस मीडिया, आज इसको हम लीगल और नैरेटिव वॉरफेयर भी कहते हैं दूसरे शब्दों में। आप ये देखें कि हमारा लीगल में हम पाकिस्तान को एक्सपोज करके वर्ल्ड के फोरम पे, G20 पे और यूएन के अंदर उसको आतंकी देश घोषित कराएं। और दूसरा, ह्यूमन राइट वायलेशन जो कर रहा है बलूचिस्तान के अंदर, जो ह्यूमन राइट वायलेशन है माइनॉरिटीज पे कर रहा है, फ्रीडम ऑफ प्रेस जो इसने रिस्ट्रिक्ट की हुई है, इन सब के द्वारा एक साइकोलॉजिकल प्रेशर है और इसके द्वारा एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है। और पाकिस्तान का आप देख सकते हैं जिस तरह से लास्ट जब इन्होंने किया था, हम लोगों ने सर्जिकल स्ट्राइक की थी, उनके चीफ वाज नॉट कंफर्टेबल और असेंबली के अंदर उनको कहा था कि उनके पैर कांप रहे थे। तो आज क्योंकि पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर है, और उसके बाद हम इस पे और भी मेजर्स ले सकते हैं। इसके अंदर इंटेलिजेंस बेस ऑफ भी कर सकते हैं। इंटेलिजेंस से की एसेसिनेशन ऑफ जो टेररिस्ट है, हाई लेवल के टेररिस्ट है, उनको हम किल करना जो एसेसिनेट कर सकते हैं। फिर उसको जो है, जितने भी जो एफर्ट्स हैं हमारे, हम इसको एक आतंकी देश घोषित कराएं और इससे जो है पूरे विश्व को और इसका जो आतंक का जो है फन हम कुचल देंगे। जी ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन पीके सहगल साहब से मुझे लेना है। सहगल साहब, पाकिस्तान इंतजार कर रहा है कि भाई इंडिया जो है वो रिटेलिएट करेगा, लेकिन आज सुबह या कल देर रात उसने बॉर्डर पर हल्के हथियारों के साथ कुछ फायरिंग की। मतलब क्या सोच है इसके पीछे? पाकिस्तान क्यों ऐसा कर रहा है? हाँ जी, बोले जी। चलिए सहगल साहब तक मेरी आवाज नहीं जा रही, वही सवाल रणजीत जी मैं आपसे दोहरा देता हूं। ये पाकिस्तान ने आज सुबह हल्के हथियारों से कुछ वहां पे फायर किए, कुछ गोलियां चलाई, क्या सोच के, क्या माइंडसेट? वरुण जी, देखिए ये वही बात है कि जिसने एक्चुअल में अटैक करना है, ऑपरेशन प्लान कर रखा है, वो हथियार नहीं दिखाएगा। जो ड्रामा करते हैं, चाइना करता है, पाकिस्तान करता है, अभी ईरान बीच बीच में अपनी वेपन्स की ड्रिल कर रहा था। उनके पास न वेपन है, ना उनके पास एम्यूनेशन है, ना उनके पास ऑयल है, और ना उनके पास खाने के लिए दाने हैं, और फिर वो हथियार से तैयारी कर रहे हैं, फायरिंग कर रहे हैं बॉर्डर के ऊपर। ये सब ड्रामा है, वो डरा हुआ है पाकिस्तान, बिल्कुल, उसमें कोई दो राय नहीं। ठीक है। हाँ, लेकिन ये है कि इंडिया को पीओके वाला और बलोचिस्तान दोनों को एक्सप्लॉइट करना चाहिए जी हमारे एक्शन के साथ। जी बिल्कुल। हमले के 3 दिन बाद आज हम ये डिस्कस कर रहे थे कि भाई मौजूदा स्थिति क्या है, पाकिस्तान में जो हलचल है उसके मायने क्या है, भारत की जो तैयारी है उसे किस तरीके से देखा जाए, और वो आतंकी जिन्होंने इस नृशंस हत्याकांड को अंजाम दिया
वो न्याय के कटघरे में कब आएंगे। आप तीनों मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो हम बात कर रहे हैं एक ऐसे लम्हे को लेकर के कि जिसका जवाब पूरा देश चाहता है, प्रतिशोध की आग में पूरा देश जल रहा है और चाहता है कि जल्द से जल्द इस हमले का जवाब दिया जाए। रुक रहे कुछ देर के लिए, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।